अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। जानिए अज़ीज़, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 34। मीरा मारियाल के बाजू पर अपना हाथ रखकर सो रही थी जब अचानक फजर के अलार्म पर उसकी आंख खुली। वो बगौर उसके चेहरे को मोहब्बत से देखती रही। सोते हुए भी वो क़यामत ढा रहा था। आरियाल के भूरे बाल उसकी पेशानी पर बिखरे फैले थे। अपने चेहरे को ऊपर उठाकर उसने उसके लबों पर आज खुद ही अपनी मर्जी से अपने लब रखकर बूसा देना चाहा, मगर जैसे ही बिल्कुल उसके लबों के पास उसके गई तो हिम्मत ने जवाब दे दिया। फिर वापस धड़म से उसके बाजू पर गिर गई। या खुदा, क्यों मुझे इनसे इतनी मोहब्बत हो रही जा रही? दिन ब दिन इसमें मोहब्बत में शिद्दत वाला इजाफा क्यों होता जा रहा है? अब तो लगता है जैसे इनके बगैर सांस भी नहीं आएगी। पता नहीं ये मुझसे इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत करते होंगे या नहीं। छत को घूरते हुए वो खुद से सरगोशियां कर रही थी और एक बार फिर से गर्दन घुमाकर उसके चेहरे को देखा। उसके तमाम तर जज्बातों से बेखबर वो पुरसकून नींद सो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब से उठती वो नमाज अदा करके वापस पहलू में आ बैठी। हमेशा की तरह मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़कर उस पर फूंकना शुरू किया। जब उसके तमाम तर तस्बीहात और वज़ाइफ मुकम्मल हो गए तो खुद के वजूद को लेटा कर उसने अपने रुखसार के नीचे हाथ की हथेली रखी और दीवानों की तरह इसका दीदार करने लगी। अचानक आर्या ने करवट बदलकर अपना रुख मुखालिफ सिमत में कर लिया। मीरब ने मासूमियत से होंठ लटकाया और इस पर फिर से फलांगती हुई दूसरी तरफ आ लेटी। इसके हाथ को खुद ही उठाकर अपनी कमर पर रखा, अपने चेहरे को इसके बिल्कुल करीब किया और उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। दरवाजे पर होने वाली अचानक दस्तक ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। धीरे से इसके हाथ को उसने अपनी कमर से उठाकर वापस बेड पर रखा और दरवाज़ा खोला तो सामने डार्लिंग खड़ी थी। तुम इतनी सुबह सुबह? मीरम ने हैरत से देखा। टाइगर कहाँ है? पहले उसके अंदर झांका और फिर रूबरू इसका जवाब जाने बगैर ही खुद ही अंदर चली आई। उसे नींद में गुम पाया तो घूमकर फिर से मीरम को देखा। वो बहुत गहरी नींद में है, इन्हें डिस्टर्ब मत करना डार्लिंग। मैंने तो कभी नहीं देखा कि टाइगर सुकून से इतनी गहरी नींद सोया हो। लगता है जब से तुम आई हो तब से वो गहरी नींद सोने लग गया, वरना हम में से सबसे ज्यादा अलर्ट वही रहता था। क्या तुम ये जलन में कह रही हो? हाँ? नहीं, अब मुझे तुमसे जलन नहीं होती मीरा। बस टाइगर को इसलिए बुलाने आई थी क्योंकि दिलशेर की तरफ से हमें कोई पैगाम वसूल हुआ है। कौन दिलशेर? वो तेवरी चढ़ा गई। वही जिसने तुम्हें एक मर्तबा किडनैप करने के लिए अपने बंदे भेजे थे। उसकी तरफ से क्या पैगाम आया है? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, टाइगर को ही बताऊंगी। अपने सुनाए वो जाने लगी थी। पर तुम मुझे बता दो, मैंने बता दूंगी। सॉरी, पर मैं तुम पर भरोसा नहीं करती और हमारे सीक्रेट हम अपने सीक्रेट्स भरोसा करने वाले लोगों के साथ ही शेयर करते हैं। तुम नहीं करती पर आर्याल तो मुझ पर भरोसा करते हैं। वो टाइगर की अपनी मर्जी है, चाहे तो तुम्हें बता दे या फिर चाहे ना बताए। पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताकर इसका गुस्सा मोल नहीं लेना चाहती। उसने मुख्तसरन कहा और चलती बनी। अब मीरा मुझे वहीं सोता छोड़कर किचन में आ गई थी। सहल तो रात ही खान के साथ चली गई थी, इसलिए उसे अब नाश्ता खुद अकेले ही बनाना पड़ा। टेबल पर बर्तन सेट करके वो आरियाल को बुलाने के लिए कमरे में वापस आई थी। बाथरूम से शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा सा मुस्कुराकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। इसके बाल अभी तक गीले थे। इन्हें ड्रायर की मदद से खुश्क किया और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर आंखों में काजल भरा। अपने खुले बालों की एक तरफ से मांग निकालते हुए वो इन्हें रोल करके पीछे सुई की मदद से टका गई और बाकी बाल कमर पर खुले छोड़ दिए। बेड पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाकर उसने अभी अपने बाएं कंधे पर सेट करना शुरू ही किया था कि आर्या बिना शर्ट के अपने बालों में तौलिया रगड़ते हुए बाहर निकला। वाह, आज इतनी सुबह सुबह इतनी तैयार किस खुशी में हुई रही हो? उसके पीछे पर वो घूमकर उसे देखने लगी तो सीधी नज़र इसकी मस्कुलर बॉडी पर पड़ी। अगले ही पल वो झट अपना रुख वापस शीशे के सामने करके आंखें मीच गई थी। आर्याल के चेहरे पर इसकी हरकत की वजह से प्यारी सी मुस्कुराहट आई तो तौलिए को उछालकर बेड पर फेंकते हुए वो इसे दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ गया। मीरम ने अभी तक आंखें मीची हुई थी। क्या हुआ है तुम्हें? आंखें तो खोलो। वो लहजे में शरारत लिए बोली तो उसने नफी में गर्दन हिलाई। यार, मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझसे इतना शर्माती क्यों हो। हमारी शादी को 6 महीने होने वाले हैं और अभी तक तुम्हारी शर्म नहीं उतरी। अंदाज में थोड़ी सी करख्त की थी जिसे महसूस करते ही वो आहिस्ता से नजरें आंखें खोल गई। आर्याल, आप प्लीज बिना शर्ट के मेरे सामने मत आया करें। फंसी फंसी आवाज में कहते साथ ही वो फिर से अपने चेहरे को हथेलियों से ढक गई। इस बार उसने खुलकर कहकहा लगाया।
अब तो रोज़ ही ऐसे किया करूँगा। क्या? उसने आँख से एक उँगली उठाकर चौंकते हुए देखा। हुँ, देखिए, आप प्लीज़ पहले शर्ट पहनें और फिर मुझसे बात कीजिएगा। उँगली फिर से आँखों को ढक दी। अच्छा, देखो तो सही मेरी तरफ। उसने उसकी आँखों हाथों को अपनी तरफ करते हुए खींचा, तो मीरम ने आँखें बंद करके चेहरे को बाएँ तरफ घुमा दिया। नहीं, मैं नहीं देखूँगी। मीरम, मैं कह रहा हूँ देखो। नहीं, वेरी लास्ट टाइम कह रहा हूँ। अगर अभी मुझे देखकर बात नहीं की तो फिर मत कहना कि मैं सुबह-सुबह ही शुरू हो गया। बस इसकी ये धमकी देने की देर थी और मीरम ने पूरी आँखें फाड़कर उसे घूरा। गुड, बहुत अच्छी लगती हो मुझे जब तुम मेरी बात मानती हो। उसने इसकी नाक को उँगली से टच किया। पर आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब ऐसा करते हैं। वो मुँह बिसूर गई। क्या करता हूँ? ऐसे जैसे अभी किया आपने? पर मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। हाँ, तुम कहती हो तो कर लेता हूँ। अपने अंदाज में बला की छेड़खानी लिए वो कह रहा था और मीरम फौरन चिल्ला उठी। नहीं, अभी नाश्ते का टाइम हो रहा है और आप नाश्ता करके ऑफिस जाएँ। उसका लहजा हुक्मिया था। मुकाबिल इसके अंदाज पर मुस्कुराया। वैसे तुमने बताया नहीं मुझे कि इतनी तैयार क्यों हुई हैं? बस ऐसे ही दिल कर रहा था। दिल तो मेरा भी बहुत कुछ करने को। आर्या, अब आप यहाँ से जाएँगे या फिर नहीं? वो उँगली दिखाकर गुस्से से बोली। पागल हो क्या? बिना शर्ट के कहाँ जाऊँगा? ओहो! मैं भी पता नहीं क्या बोल जाती हूँ। उसने अपना सर पीटा और बाहर चली गई। आर्या फिर से खिलखिला उठा। मीरम आज आर्याल के लिए बर्थडे की शॉपिंग करने बाज़ार आई थी। एक गिफ्ट सेंटर में दाखिल होते हुए उसने सहल को अफसुर्दगी से देखा। क्या हुआ? सहल, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस चीज़ से? ताज्जुब से घूरी डाली गई। आज पहली बार मैं आर्याल की परमिशन के बगैर मार्केट आई हूँ। इन्हें बताया भी नहीं मैंने। अगर इन्हें पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। इसकी आंखें भी खौफज़दा थीं। इन्हें कौन बताएगा? छोड़ तुम, टेंशन नहीं लो, गिफ्ट लो बस। उसने तो बेफ़िक्री से कहकर सर झटक दिया था। लेकिन मीरम को तसल्ली नहीं हो रही थी। उसके साथ-साथ ही कदम चलाती हुई वो मुख्तलिफ तोहफ़े देखने लगी। साहा ने उसके लिए एक सोने की घड़ी खरीदी थी और मीरम उसके ज़रा से इधर-उधर होने पर न जाने क्या चीज़ उठाकर उसे झट से पैक करवा गई। अगरचे अब उसे जर्मनी ज़बान में बोलना नहीं आता था मगर इंग्लिश में बात करके उसने अपना काम करवा लिया था। जब सहल हाथ में घड़ी लिए उसके सामने आई तो चौंक कर देखा। है? ये तुमने क्या लिया भाई के लिए? सरप्राइज़ है। पर मुझे तो बता दो। जब वो खोलेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। बड़ी मिसनी हो वैसे। अच्छा, तो मत कहो मुझे। सही तो कह रही हूँ। अच्छा चलो, अब हम कॉफ़ी जाकर पीते हैं। ओके। दोनों करीब कॉफ़ी बार की जानिब बढ़ गईं। डार्लिंग टाइगर के ऑफ़िस जाने से पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। जब उसने दफ़्तर में कदम रखा, तो वो झट उसके सामने हाज़िरी दे गई। टाइगर, कहो। एक सरसरी नज़र डालता हुआ उसे पिछाड़े अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगा। डार्लिंग उसकी पुश्त पर ही चलने लगी। दिलशेर की तरफ से हमें एक पैगाम मिला है। कैसा पैगाम? अपनी रोलिंग कुर्सी पर बैठते हुए उसने करीब पड़ी सिगरेट की डब्बी उठाई और एक सिगरेट निकालकर होठों में दबा गया। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। कल आपके भेजे गए पुलाव से शायद इम्प्रेस हो गया। उसकी बात पर टाइगर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। क्या करना है आप? कुछ नहीं। तुम जाओ। कुछ नहीं। पर टाइगर, इस तरह तो। अभी वो बात मुकम्मल कर ही रही थी तो उसने तैश से घूरा। डार्लिंग की चलती ज़बान वहीं पर ही बंद हो गई। फिर वो बस हाँ में गर्दन हिलाती हुई चलती बनी। आर्या ने अपना मोबाइल उठाया और कुर्सी से टेक लगाकर कोई नंबर मिलाते कान से लगा गया। दिलशेर इस वक्त अपनी मखसूस गद्दी पर बैठा हुक्का पी रहा था जब उसके करीब खड़े उसके खास बंदे के मोबाइल की रिंगटोन बजी। जी कौन? टाइगर बात कर रहा हूँ। दिलशेर को फ़ोन दो। उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो हुक्म सुना रहा हो और टाइगर का लफ्ज़ सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने मोबाइल दिलशेर की तरफ कांपते हाथों से बढ़ाया तो वो सवालिया नज़रों से उसे देखते लगा। सरदार, टाइगर का फ़ोन है। अपने भवें चढ़ाकर वो फ़ोन उसके हाथ से ले गया था। हेलो, मेरा भेजा हुआ पुलाव कैसा लगा? बहुत अच्छा था। तुमने मुझे तोहफ़ा भेजकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा था ना? हुँ, टाइगर अपने दोस्तों की तरफ कभी दोस्ती का हाथ दुश्मनों की तरफ कभी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। और वो दुश्मन जिन्होंने कभी मेरी इज़्ज़त को पामाल करना चाहा हो। तो फिर वो पुलाव? वो शशा-पंच का शिकार हो गया। एक वीडियो भेज रहा हूँ। उसे देखकर अंदाज़ा लगा लेना मैं कि मैंने तुम्हें वो पुलाव क्यों भेजा था।
दिलशेर ने हैरत में मुब्तला होते हुए बोलने के लिए लब खोले मगर वो कॉल काट गया। आर्याल ने मुस्कुराते हुए जरखाम खान की वीडियो इसके नंबर पर भेजी तो वो फौरन सीन कर गया। वीडियो को चलाकर जब उसने देखा तो पैरों से जमीन निकल गई। दिलशेर के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। इतनी दर्दनाक मौत। वीडियो में जो वो देख रहा था उसे देखते ही वो अपने हलक में खौफ की गिल्टियां उतारता रहा। फिर उसकी वीडियो पूरी हो गई थी कि अचानक फिर से आर्याल की कॉल मसूल हुई। हेलो। डर के मारे लफ्ज अटक रहे थे। वो अपनी हंसी दबा गया। तुम्हें ये वीडियो मैंने इसलिए भेजी थी कि तुम्हें पता चले कि जो मेरी इज्जत पर वार करने की कोशिश करे मैं उसके साथ क्या करता हूँ। एंड ट्रस्ट में दिलशेर, मैं दिन ब दिन अपनी दरिंदगी में इजाफा करता हूँ, कमी नहीं। उसने ढके छुपे लफ्जों में तंबीह की थी। दिलशेर मजीद लरस गया। जो पुलाव तुमने कल बड़े शौक से खाया था वो इस इंसान का था जिसकी तूने वीडियो देखी थी। बस ये सुनना था और वो मोबाइल को एक तरफ फेंकता हुआ मुंह पर हाथ रखे बाथरूम का रुख कर गया। आर्या जानता था कि कॉल बंद क्यों हुई है, इसलिए वो भी अपने फ़ोन को सामने शीशे के काउंटर पर धरकर दाएँ से बाएँ झूलते कहकहा लगा गया। आर्यान जब शाम के वक़्त अपने केबिन से बाहर निकला तो इसका दफ़्तर पूरा खाली था। उसने हर तरफ टटोला मगर कोई भी दिखाई नहीं दिया। पहले डार्लिंग का नंबर मिलाया, फिर नैना का और फिर जावियार के बाद खान का। मगर सबके नंबर को बंद पाकर वो बेचैन-सा हो गया। मीरम को कॉल मिलाई तो उसने नंबर भी बंद कर आ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी नमूदार हो गई। वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पकड़कर घर की जानिब आया। जब घर के दरवाजे पर दस्तक देना चाही, तो वो पहले ही खुला था। अंदर झाँका, मगर चारों तरफ पूरा घर अंधेरे में डूबा दिखाई दिया। ये सब लाइट्स क्यों बंद हैं? मीरम, समीर। एक बार फिर वो फिक्रमंदी से सबका नाम पुकारने लगा और अपने कदम धीरे-धीरे लाउंज की तरफ बढ़ा रहा था। जैसे ही वो लाउंज के बिल्कुल वसत में पहुंचा, तो अचानक सब लाइट्स रोशन कर दी गई और रंग-बिरंगी आवाज़ों में सब ने एक साथ बोलना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसका नाम सिर्फ मीरम ने पुकारा था मगर बाकी सब ने टाइगर ही कहा। कानों में इसकी दिलकश आवाज़ें गूंज रही थीं और उसने निगाह उठाकर सबको देखा। वो पहचान नहीं पा रहा था कि कौन-कौन है। किसी ने टेडी बियर वाला लिबास पहना हुआ था तो किसी ने मिकी माउस का। कोई बार्बी बनी हुई थी तो कोई डोरा। तो किसी ने टॉम का लिबास पहनकर अपने हाथों की तालियां बजाना शुरू की। इन सबको ये रंग-बिरंगे और मुख्तलिफ कार्टून्स वाले होलिये में देखकर वो दिल से मुस्कुरा रहा था। अचानक सहल ने अपने कार्टून वाला चेहरा उतारा जो कि डोरा का था तो उसे यूं देखकर वो मजीद शिद्दत से हंसा। भाई, आए ना। देखें, ये सब सरप्राइज मैंने और भाभी ने मिलकर प्लान किया। पता है कैसा है सब? अपने पूरे बाजू खोलकर वो बड़े अंदाज से इसकी तारीफ बटोरना चाह रही थी। बहुत अच्छा है। वैसे इन मुख्तलिफ ड्रेसेस के पीछे कौन-कौन है? उसने सबकी तरफ देखते हुए सवाल दागा। चलें भाई, आप बाकी सबका छोड़ें। ज़रा आज मीरम भाभी को पहचान कर बताएं कि वो किस ड्रेस में छुपी हुई है। मीन्स मुझे मेरी बीवी के सामने शर्मिंदा करना चाह रही हो कि अगर मैं उसे ना पहचान सका तो हमारी लड़ाई शुरू हो जाए। जी भाई, कुछ ऐसा ही है। फिर तो तुम शैतान वाला काम कर रही हो। भाई, ये है ही शैतान। ज़मीर अपने ओगी वाले लिबास को सर से उतारकर हाथ में पकड़ते ही उसकी तरफ आया और लफ्ज़ों में इज़ाफ़ा किया। चुपे! सुहेल तेज़ी से मुँह मरोड़ गई। सहल तेज़ी से मुँह मरोड़ गई। हाँ भाई, ढूँढे ना भाभी को। ओके। उसने तमाम की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए और फिर डार्लिंग की तरफ बढ़ा जो मिकी माउस वाले लिबास में खुद को छुपाए खड़ी थी। अरे नहीं! आर्या प्लीज़, मैं यहाँ हूँ। आप प्लीज़ मेरा मान मत तोड़िएगा। उसे यह डार्लिंग की तरफ बढ़ता देखकर बिल्कुल इसके साथ मीरम अपने दिल को तेज़-तेज़ धड़कता हुआ महसूस करके बोली थी। उसे लगा था कि आज आर्याल उसे पहचान नहीं पाएगा, मगर जैसे ही वो डार्लिंग के ऐन करीब पहुंचा तो उसने रूबरू की बजाय बिल्कुल उसके पहलू में खड़े टेडी बियर को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे गोल घुमाया और फिर उसकी कमर में हाथ डालकर अपने सामने कर गया। मुझे पूरा यकीन है कि यही मीरम है। इसने तो टेडी बियर का लिबास उसे कंफ्यूज करने के लिए पहना था और बारबी का लिबास सहल ने बड़ी मुश्किल से खान को पहनाया था। इसके यूं पहचानने पर सबकी आंखें दांत से खुल गई थी। उसने खुद ही इसका जुड़ा चेहरे पर जुड़ा टेडी बियर का मुंह उतारा तो मीरम मुस्कुराती उसके सामने थी। इसके दोनों गाल सुर्खी छिलका गए थे। वाह! भाई आपने भाभी को पहचाना कैसे? समीर फौरन उसकी तरफ लपका। अपनी मीरम को तो मैं उसकी धड़कनों से महसूस करके पहचान सकता हूँ। उसने अपने हिसाब में खड़ी अपनी बीवी को मोहब्बत से देखा और फिर खुद से अलग कर गया।
पर मैंने तो खान को इतनी मुश्किल से ये बारबी वाला ड्रेस पहनाया था ताकि आप इसे पकड़ लें। साहल बोली। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। आर्या ने हंसकर लफ्ज़ परोए तो खान गुस्से से बारबी डोल का चेहरा उतारकर फर्श पर फेंक गया। ख्वाजा सरा बना दिया मुझे। इसके गोया होने पर सबने जोर से अपनी हंसी बुलंद की। कहा भी था मैंने कि टाइगर को उल्लू नहीं बना सकोगे, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। डार्लिंग ने भी हंसते हुए लबासी निकाब उतारा। चलें भाई, अब सबसे पहले हम केक काटते हैं और फिर इसके बाद गिफ्ट्स। साहब फिर से बोली। ओके। वो सामने मौजूद टेबल की तरफ बढ़ा था जिस पर बहुत प्यारी डेकोरेशन करके एक बहुत ही खूबसूरत सा केक पड़ा था जिस पर आर्याल लिखा था। मीरम इसके पहलू में खड़ी हो गई थी। जब उसने केक काटा तो सबने फिर से हैप्पी बर्थडे कहना शुरू किया। सबसे पहले सहल अपना गिफ्ट लेकर उसकी तरफ बढ़ी थी। उसे खोलने पर खूबसूरत वॉच को देखकर वो मुस्कुराया था। फिर ज़मीर का गिफ्ट खोला तो इसमें स्याह रंग की एक स्टाइलिश सी जैकेट थी। डार्लिंग ने इसे बेस्ट बॉस लिखा हुआ प्यारा सा शोपीस दिया था, जबकि खान ने उसे चाकू पेश किया था जिसके साथ चेन भी थी। साहल को उसके गिफ्ट पर हैरानगी हुई थी, लेकिन सब इसके गिफ्ट का मतलब समझ गए थे। उसे सबके तोहफ़े अच्छे लगे थे, मगर अब मीरम की बारी थी। सब देखने के लिए बेताब थे कि वो उसे क्या तोहफ़ा देगी। चलो भाभी, अब तुम्हारी बारी है, साहल ने कहा। पर मेरा गिफ्ट यहाँ नहीं है। मेरा गिफ्ट देखने के लिए आप सबको मेरे साथ कहीं जाना पड़ेगा। पर भाभी, तुमने मेरे सामने तो कोई गिफ्ट लिया था। हाँ, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम चलें? उसने आर्याल की जानिब देखते हुए पूछा था। वो आंख से ही चलने का इशारा कर गया। एक बड़ी गाड़ी में बैठकर वो सब इसकी बताई गई लोकेशन पर पहुंच चुके थे। ये बर्लिन शहर का स्प्री नामी दरिया था। इस पर इतना खूबसूरत था कि देखने वाले की एक पल के लिए नज़र ठहर जाती थी। रात के वक्त तो वो मज़ीद भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जगमगाती रोशनियां और इन रोशनियों में अंधेरे में डूबी हुई एक कश्ती। मीरम ने सबको अपने पीछे इस कश्ती में आने का इशारा किया। जैसे ही सब इस बोट में सबने कदम रखा तो अचानक बहुत से स्काई लाइट्स आसमान की तरफ परवास करने लगे। ये जगमगाते हुए लालटेन्स अनगिनत थे। अचानक पूरी बोट भी रोशन हो गई और रंग-बिरंगी लाइटों का मिला-जुला सा मजमुआ दाएँ से बाएँ और ऊपर से नीचे गर्दिश कर रहा था। इतने हसीन मंजर को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अचानक एक शख्स ने आतिशबाजी की और आसमान पर हैप्पी बर्थडे लिखा जा चुका था। आज आर्याल को अपनी चॉइस पर फख्र हो रहा था। जहां सबके मुंह हैरत से खुले थे, अब वहीं मीरम इसके सामने हुई। सुर्ख रंग के लिबास में वो बेहद प्यारी तैयार हो गई थी। आर्या, आपको ये सब कैसा लगा? बहुत, बहुत, बहुत अच्छा। वो मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था। ओके, अब मैं आपको वो गिफ्ट दूंगी जो मैंने आपके लिए लिया है। उसने अपनी पुष्ट पर छुपाया हुआ डिब्बा उसके सामने किया, तो वो उसे खोलकर शशतर होकर देखने लगा। निकाले बाहर? उसके कहने पर उसने अपने हाथ की 2 उँगलियों से उस खूबसूरत से डब्बे पर पड़े 2 लॉकेट्स निकाले जो एक साथ चिपके हुए थे। एक पर एम लिखा हुआ था और दूसरे पर ए। ये मैग्नेट्स लॉकेट्स हैं। ए वाला आप पहनेंगे और एम वाला मैं। और जब हम दोनों को एक दूसरे के करीब करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। उसने अपने तोहफे से सबको मजीद ताज्जुब में डाल दिया था। मीरा, वैसे तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि मुझे लॉकेट्स पसंद नहीं है। हाँ, लड़कियों के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन लड़कों के गले में पहने हुए मुझे पसंद नहीं। लेकिन तुमने इतनी मोहब्बत से दिया तो मैं इनकार करके तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। और नहीं, एम वाला मैं पहनूंगा और ए वाला तुम। ओह! मुझे नहीं पता था कि आपको लॉकेट्स पसंद नहीं है। उसका चेहरा बांध पड़ गया। उदास मत हो। मैंने कहा ना कि मैं पहनूंगा और हमेशा पहन कर रखूंगा। तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगा। एहसान जतला रहे हैं? नहीं, मान बरकरार रखना चाहता हूँ तुम्हारा। चलो भई, सब खड़े यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हैं? अपने-अपने घर वापस जाओ। भाई और भाभी ने कुछ वक़्त गुज़ारना होगा, बीच में खलल मत डालो। जमील दबे-दबे अंदाज में सबसे मुख़ातिब था। सब हँसे जबकि मीरम ने नज़रें चुराईं। समीर, आर्या सनसनाया। भाई सही तो कह रहा हूँ। अगर अब भाभी इस बोर्ड को इतना प्यारा डेकोरेट करवाएँगी और बीच समंदर में सफ़र करने का इरादा है, तो मेरे ख़्याल से कुछ वक़्त तो साथ होगा ही। इसलिए हम लोग आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो एक बार फिर से मज़ाकन कह रहा था और सबकी हँसी बुलंद हुई। आर्याल अपने मुँह में ज़बान घुमा गया और मीरा मज़ीद शर्माई। ओके टाइगर, खुदा हाफ़िज़। खान बोला था, खुदा हाफ़िज़ भाई। सहल ने इससे तो तमीज़ से कहा था मगर जाते-जाते मीरब को देखकर आँख मारी। गुड नाइट टाइगर, डार्लिंग ने बारी ली।
हैव योर ब्यूटीफुल नाइट भाई। समीर शरारत से गोया हुआ तो आर्याल ने अपनी जूती उतारना शुरू कर दी। उसे तेजी से बोट से बाहर निकलते हुए भागते हुए देखा जा सकता था। मीरम खूब हंसी और डार्लिंग ने भी निकलने की। इनके मंजर से गायब होते ही वो मीरम की तरफ देखने लगा जो अपने बालों को कान के पीछे करके होंठ दबा गई थी। पहले मुझे सिर्फ शक था, फिर यकीन हुआ। अब तो पक्का और सच्चा यकीन है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। किसी के लिए इतना सब कुछ प्लान करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस बंदे से मोहब्बत करें। अच्छा, तो क्या तुम ये सब कुछ किसी अपने दुश्मन के लिए करोगी? दुश्मन के लिए तो नहीं, लेकिन इसके लिए करूँगी जो मुझे अज़ीज़ हो। तो क्या मैं तुम्हें अज़ीज़ हूँ? उसने सीने पर बाजू बाँधे। हुँ, जो अज़ीज़ होता है उससे मोहब्बत भी होती है। अच्छा, मैं बहस नहीं करना चाहती। देखिए, ज़रा आसमान की तरफ। कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है ना? उसने उँगली से दूर भरे आसमान पर कहीं इशारा किया, मगर इस स्याह आसमान पर एक सरसरी सी निगाह डाले, वो अपने बिल्कुल करीब खड़ी बीवी को देखने लगा। यहाँ इस बोट पर हमारे अलावा और कौन है? बस ड्राइवर है। क्यों? ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि हमें डिस्टर्ब ना करे। बस सारी रात अपनी सीट पर ही बैठा रहे। वो इसके कहने का मतलब समझ गई थी, इसलिए निगाहें दाएँ-बाएँ घुमाना शुरू की। जब वो जा चुका तो उसके चेहरे को दोनों हाथों में उसने छुपा लिया था। इसके वापस आने पर वो उस बोर्ड के खूबसूरत से सजाए कमरे में बैठी थी। आर्याल दरवाजे को लॉक करता हुआ उसके करीब आ बैठा। मीरम थोड़ी सिमट गई थी। आर्याल ने ए वर्ड का लॉकेट उसके सामने किया तो उसने निगाह उठाई। करीब आओ, तुम्हें खुद पहनाना चाहता हूँ। इसका हुक्म मिलने की देर थी और मीरम सरक कर पास हो गई। उसने फिर खुद ही अपनी कमर पर गिरे बालों को उठाकर आगे किया तो इसके बिल्कुल करीब होता उसे लॉकेट पहना गया। अब मैं आपको पहनाऊं? हुँ। उसने दूसरा लॉकेट सामने किया तो मीरम ने उसके हाथों से लिया, मगर जैसे ही उसके करीब ले जाकर चेहरा उसे पहनाना चाहा तो दोनों की नज़रें मिली थीं। आर्याल ने उसके होंठों की तरफ देखा था और वो उसकी अगली कार्रवाई समझ गई थी। मासूम से दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। बमुश्किल खुद के तेज़ धड़कते दिल को वापस लाने की कोशिश में उसने उसके गले में लॉकेट पहनाया था, मगर जैसे ही पीछे होने लगी, तो आर्याल ने उसे पीछे नहीं होने दिया था और उसकी गर्दन में हाथ डालकर अपनी मोहब्बत की मोहर उस पर सख्त कर गया था। इनके मैग्नेट लॉकेट्स भी आपस में चिपक गए थे, जिन्हें देखकर दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मीरम का दिल ऐसे धड़का था, जैसे सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। अब इसे इसके पास आना बुरा नहीं लगता था, बल्कि इसकी पनाहों में अब वो अपना सुकून तलाश करती थी। आज मीरम ने खुद भी अपने बाजू इसकी गर्दन के गिर्द फैलाकर इसको खुद पे हावी होने का पूरा हक दिया था। आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रती रात, वो दोनों एक-दूसरे में गुम होते चले गए। डार्लिंग जब से आई थी तब से खिड़की में खड़ी गुमसुम सी थी। समीर मोबाइल में मगन पहले तो काफ़ी देर नोट करता रहा और फिर करीब आ खड़ा हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। वो उसे क्या बताती कि कहीं न कहीं आज भी टाइगर को मीरम के साथ इस तरह खुश देखकर उसके दिल में खलश चुभी है। क्या बताती कि सिर्फ़ कह देने से मोहब्बत ख़त्म नहीं हो जाती, पल-पल खुद को मारना पड़ता है। अपने देखे गए ख्वाबों को किसी और की हकीकत बनते सहना पड़ता है। अगरचे इसने कुछ नहीं कहा था, मगर वो इसकी खामोशी और खाली-खाली नज़रों से ही सब समझ गया था। आज उसका गुस्सा करने का नहीं, बल्कि उससे हमदर्दी करने का दिल चाह रहा था। मगर जब उसने कुछ बताया ही नहीं, तो वो भी खामोशी से वापस बेड पर जा बैठा। बेइख्तियार एक आंसू डार्लिंग के गाल की तरफ बह गया। "मीरम, तुम में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? मैंने क्या नहीं किया था टाइगर की खातिर?" उसके कहने पर उसके भाई से निकाह भी कर लिया और उसको भुलाने की खातिर इसे खुद के वजूद तक रिसाई भी दे दी। लेकिन फिर भी उसके लिए न जाने क्यों तुम सबसे ख़ास हो। काश! कभी एक लम्हे के लिए ही टाइगर की चाहत बनी होती मैं। वो दिल ही दिल में खुद से कह रही थी। इसके होंठ कँपकँपाने लगे। शायद उसकी खुशियों से वो जल रही थी। बस अपने ख्वाबों की ताबीर किसी और को देखने की तकलीफ़ हो रही थी। ना चाहते हुए भी उसे हमेशा की तरह अपने अश्कों को खुद ही साफ़ करना पड़ा। जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका शौहर सो चुका था। वो नहीं जानती थी कि वो कितनी ही देर एक ही हालत में खड़ी रही है जो वो सो गया। बिलाखिर वो फिर से उस शख्स के पहलू में जा लेटी थी, जिसने उससे ना सिर्फ कभी मोहब्बत की थी और ना ही कभी उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के ख्वाब देखे थे। शायद यही हकीकत थी और अब इसी हकीकत के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारनी थी। जब नाश्ते की मेज़ पर सभी मौजूद थे, जब इन दोनों ने घर में कदम रखा, तो सबकी निगाहों का मरकज़ बन गए। आर्या कुर्सी सीधी करता हुआ आ बैठा और मीरम भी उसके साथ ही जगह सँभाल गई।
डार्लिंग ने नागवारी से उसे देखा और ग्लास में पानी भरने लगी। डार्लिंग, यकायक आर्याल की पुकार पर उसके हाथ लरसे और जग छूटकर फर्श पर जा गिरा। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? जमीन ने नरमी से पूछा, जबकि आर्याल समझ गया था कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। आई एम सॉरी, मैं भी टुकड़े उठा देती हूँ। कुर्सी से उठकर उसने फर्श पर बैठना चाहा तो आर्याल झट बोल उठा। नहीं डार्लिंग, तुम रहने दो ये सब। मैंने किसी मुलाज़िमा को कॉल की है, वो थोड़ी देर तक आ जाएगी। वो उठा लेंगी ये सब। तुम सुकून से नाश्ता करो। जी। उसने खुद को फिर से कुर्सी पर बिठा दिया। डार्लिंग, तो मैं कह रहा था तुम खान के साथ मिलकर आज 10 बजे तक सारी तैयारी मुकम्मल कर लो और फिर 11 बजे तक हम ब्लैक फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ेंगे। ओके टाइगर। वो धीमे लहजे में जवाब दे गई। आज उसके लहजे में ना ही वो जोश था और ना ही वो हिम्मत। आर्यन को दुख हुआ था मगर अपने दिल के हाथों मजबूर था। वो कभी नहीं चाहता था कि डार्लिंग इससे मोहब्बत कर बैठे या फिर वो इसकी मोहब्बत को खुद धुतकार दे। मगर तकदीर ने उसे ये सब कुछ करवाया दिया था और रही सही कसर दिल ने पूरी कर दी। मीरम ने आर्याल के प्लेट की जानब देखा जिसमें वो काफी देर से खाली चम्मच हिला रहा था। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो। मुख्तसरन कह के वो सर झटक गया लेकिन मीरम जानती थी कि कोई ना कोई बात जरूर है। उसने शायद पेट भरकर ना खाना भी नहीं खाया था और अपना कोट उठाकर फौरन ही निकल गया। डार्लिंग ने भी उसकी पेशकदमी की थी।